दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मत करना, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है। कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। कुछ दिनों पहले मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि आमिर खान के बेटे की एक फिल्म रिलीज होने वाली है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आमिर खान अपने बेटे की इस फिल्म का पूरे हिंदुस्तान में प्रमोशन करेगा जोर शोर से। और फाइनली आमिर खान ने उस फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया है। उसका एक गाना भी रिलीज हुआ था, मैंने आप लोगों को सुनाया था। कितना कमाल का गाना है, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि आमिर खान और फातिमा सना शेख का ब्रेकअप हो गया है। अब ये दोनों साथ में नहीं है। इसका मतलब यह है कि आमिर खान की इस लड़की से शादी नहीं होने जा रही है। अब आप ये कहेंगे कि भाई, अगर आमिर खान का ब्रेकअप इस लड़की के साथ हो गया है तो अब आमिर खान किसके साथ है? क्योंकि अकेला तो आमिर खान रह नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली आमिर खान को एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई है जिसका नाम है गौरी। और अगर आमिर खान को आपने उसके बेटे की फिल्म का प्रमोशन करते हुए देखा हो तो आमिर खान ने कान में एक बाली पहनी हुई है। बाली क्या, कुछ अजीब सा ही है, मतलब जो लड़कियां कानों में पहनती है वही है। और कई जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि आमिर खान ने कपड़े भी लड़कियों के पहने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी एक्स वाइफ किरण राव के कपड़े पहनकर आता है। तो गौरी की बाली को कान में पहनता है और कपड़े पहनता है एक्स वाइफ किरण राव के। और इस हालत में आमिर खान को देखकर मुझे यह डाउट होने लगा है कि आखिर आमिर खान को बुढ़ापे में क्या हो गया है। कहीं आमिर खान भी बुढ़ापे में डबल ढोलकी तो नहीं बन गया है? कहीं आमिर खान की हालत भी करण जौहर और एकता कपूर जैसी तो नहीं हो गई है? देखो भाई, ये बॉलीवुड है, यहां कुछ भी हो सकता है। यहां ये नहीं कहा जा सकता कि ये नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता। किसी भी वक्त कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। हिमेश भाई की एक फिल्म आ रही है, रवि कुमार बैडएस, और इसका गाना रिलीज हुआ है। और भाई साहब, ये देखकर मजा आ गया है। दिल के ताजमहल में, दिल के ताजमहल में, दिल के ताजमहल में, दिल के ताजमहल में। और बढ़िया बात यह है कि इसको डिजर्ट में शूट किया गया है, सभी गोरी लड़कियों को इसमें रखा गया है और प्रभु देवा भी कमाल का डांस कर रहा है। ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि आज के वक्त में हालात ऐसे हैं कि इंटरव्यू लेने वाले ज्यादा हो गए हैं, इंटरव्यू देने वाले कम हो गए हैं। ऐसे एक्टरों का भी इंटरव्यू किया जा रहा है जिनको खुद भी याद नहीं रहा कि वो कभी एक्टर थे। जो लोग इस साल बिग बॉस में गए थे और जलील होकर बाहर निकल गए हैं, जिनको खुद ही याद नहीं कि वो बिग बॉस में गए थे, उनके भी रोजाना 4-5 लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। ये हालात है आज के। तो ऐसे वक्त में गोविंदा के बच्चे इंटरव्यू ना दे, गोविंदा की पत्नी इंटरव्यू ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? गोविंदा की पत्नी सुनीता ने बहुत ही दुखी मन से कहा है कि मेरी बेटी को कोई भी बॉलीवुड में काम नहीं दे रहा है। ये बिल्कुल सही बात नहीं। मेरी बेटी घर पर बैठी हुई है, वो काम करना चाहती है, उसको काम दीजिए तो सही। मैं सुनीता मैडम से ये बताना चाहता हूं कि सुनीता मैडम, आपकी बेटी ऐश्वर्या राय नहीं है, कैटरीना कैफ नहीं है, करीना कपूर नहीं है जो उसको घर पर बैठकर काम मिलेगा। उससे कहिए कि निर्माता निर्देशकों से मिले, उनके ऑफिस में जाए, उनके साथ डिनर करे तो काम मिलेगा। काम क्यों नहीं मिलेगा? जिस तरह से आप चाह रही हो उस तरह से तो काम मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके हस्बैंड ने कभी किसी लड़की को इस तरह आज तक काम नहीं दिया। जरा आप अपने हस्बैंड से पूछ लीजिए कि उसने अपनी जिंदगी में किसी भी लड़की को बिना मिठाई खाए काम दिया था क्या? तो जब उसने किसी लड़की को बिना मिठाई खाए काम नहीं दिया था तो आपकी बेटी को लोग बिना मिठाई खाए काम दे देंगे? ऐसा कैसे होगा मैडम जी? मैडम जी, कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखिए, अगर आपकी बेटी को काम करना है तो उसके पास यही एक रास्ता है, तभी उसको काम मिल सकता है। नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि काम मिल जाए। भाई, बॉलीवुड में ऐसे काम मिलता ही नहीं है, आपका हस्बैंड अच्छी तरह जानता है। और अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट है तो कंगना जी से पूछ लीजिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि अजय देवगन अपने भांजे को लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है आंट देवगन। इस लड़के की फिल्म आ रही है आजाद। मालेगांव में कुछ सी ग्रेड फिल्में बनती है और उन सी ग्रेड फिल्मों का जो सबसे घटिया एक्टर होता है उसके सामने भी अगर इस लड़के को आप खड़ा कर दोगे ना भाई साहब, तो वो लड़का आपको ज्यादा अच्छा लगेगा इसके मुकाबले। इतना हैंडसम लड़का है ये। और ऐसा नहीं है कि सीनियर कल्लू भाई के खानदान में इसी लड़के की पर्सनैलिटी ऐसी है।
सीनियर कल्लू भाई के खानदान में जितने भी लोग हैं सबकी पर्सनालिटी कमाल की है, जबरदस्त है। और सीनियर कल्लू भाई बॉलीवुड के इतिहास के वो पहले सुपरस्टार हैं जिनकी फिल्म रिलीज होने से पहले ही डिसास्टर हो जाती है। कुछ महीनों पहले सीनियर कल्लू भाई की एक फिल्म रिलीज हुई थी औरों में कहां दम था, जो रिलीज होने से 15 दिन पहले फ्लॉप हो गई थी। और क्योंकि इस फिल्म आजाद में सीनियर कल्लू भाई का भी रोल है तो यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है। कुत्ते को भी ये फिल्म नहीं देखनी, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसको देखकर जो मुझे लगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ट्रेलर चालू होता है और एक घोड़े को भागते हुए दिखाया गया है और पीछे किसी लड़के की आवाज में डायलॉग्स चल रहे हैं। अब कोई पूछता है कि इस घोड़े को कहां से लाए, दूसरा कहता है कि ये विक्रम सिंह का घोड़ा है आजाद। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का नाम ना तो सीनियर कल्लू भाई के ऊपर रखा गया है, ना ही जिस लड़के को लॉन्च किया जा रहा है उसके ऊपर रखा गया है, बल्कि घोड़े के ऊपर रखा गया है। अब सीनियर कल्लू भाई की एंट्री होती है जो महाराणा प्रताप सिंह का रोल कर रहा है और एक्शन होता है और जाहिर सी बात है लाशें बिछती जाती हैं। अब रवीना टंडन की बेटी रशा की एंट्री होती है जिसको घोड़े पर दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि ये एक अमीर घर की बेटी है। और इसी के साथ सीनियर कल्लू भाई के भांजे आनंद देवगन की भी एंट्री होती है और इसको देखकर मुंह से सीधा ही निकलता है कि ये क्या है, इसको हीरो क्यों बनाया गया है, किसने बनाया है। अब अगले ही सीन में दिखाया गया है कि शायद लड़के ने लड़की को किडनैप कर लिया है और अब उसको धमका रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह लड़का ऐसा लगता ही नहीं कि किसी लड़की को किडनैप कर सकता है, इसकी इतनी औकात हो सकती है। डायलॉग्स भी ठीक से बोले नहीं जा रहे हैं बेचारे से। अब लड़का लड़की दोनों डांस कर रहे हैं, फिर लड़का घोड़े को घुमा रहा है, फिर लड़की को बता रहा है कि ये घोड़ा आजाद है। अगर आपको याद हो तो जब अनिल कपूर के बेटे की पहली फिल्म आई थी तो उसकी कहानी भी राजस्थान में ही बेस की गई थी। उसमें भी एक घोड़ा था जिसको अनिल कपूर का बेटा घुमाया करता था। यानी कि ये कहानी वो कहानी बहुत ही करीब की कहानियां हैं। अब सीनियर कल्लू भाई की एंट्री होती है, लड़के से पूछता है कि घुड़सवारी जानते हो, और लड़का कहता है कि घुड़सवारी सीखी है, आपकी तरह डाकू बन गए हैं हम भी। इसका मतलब ये हुआ कि सीनियर कल्लू भाई को उस एरिया में डाकू माना जाता है और ये लड़का भी डाकू बन चुका है। और ये सब किसके खिलाफ लड़ रहे होंगे, अंग्रेजों के। अब आगे दिखाया गया है कि भाई एक्शन हो रहा है, सीनियर कल्लू भाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, ये लड़का भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, लड़की कहीं डांस कर रही है और इसी बीच कोई जंगली जानवर भी हमला कर देता है। कहने का मतलब ये है कि ये सब देखकर ऐसा लगता है कि इस फिल्म को कचुम्बर बनाया गया है। इस फिल्म में ना ही सही तरीके से लव स्टोरी दिखाई गई है, ना ही एक्शन दिखाया गया है, ना ही दुश्मनी दिखाई गई है, ना ही दोस्ती। इसका डायरेक्टर है बहुत ही वाहियात किस्म का डायरेक्टर अभिषेक कपूर, जो हमेशा ही किसी ना किसी निर्माता को बर्बाद कर देता है, लूट लेता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस फिल्म के जो गाने अब तक रिलीज हुए हैं एक नंबर के वाहियात गाने हैं। अजय देवगन की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, अजय देवगन की पब्लिक फिल्म देखती नहीं है, तो जाहिर सी बात है उससे भी इस फिल्म को कोई फायदा नहीं होने वाला। जो लड़का है वो इतना खराब दिखता है कि उसकी वजह से कोई फिल्म देखने जाएगा ये पॉसिबल नहीं है, कोई फ्री भी देखने जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। किसी को पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक फ्री भी मिलेगा टिकट के साथ तब भी वो इस लड़के की फिल्म देखने नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसी फिल्म है जो रिलीज होने से बहुत पहले डिसास्टर हो चुकी है। इसको अजय देवगन का ऑफिस बॉय, ड्राइवर, नाई धोबी, हलवाई, सिक्योरिटी गार्ड भी देखने नहीं जाएगा। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। कंगना दीदी की फिल्म इमरजेंसी जल्दी रिलीज होने वाली है, लेकिन ये पहले भी रिलीज होने वाली थी इलेक्शन से पहले। उस वक्त इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था, पब्लिक ने देख लिया था। यही वजह है कि अब फिर से इस फिल्म का प्रमोशन चालू किया गया है और दूसरा ट्रेलर लॉन्च किया गया है। स्टार्टिंग में ही उबले हुए अंडे, टकले, महा झूठे अनुपम खेर को दिखाया गया है। इस फिल्म में उस दौर को दिखाया गया है जब इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी। उबले हुए अंडे अनुपम खेर ने उस वक्त के एक बहुत महान नेता की भूमिका इस फिल्म में निभाई है। देश में इमरजेंसी लगा दी गई है, लोगों के सभी अधिकार छीन लिए गए हैं, पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, पुलिस बिना किसी वजह किसी को भी जेल में डाल सकती है, यह माहौल है। और ऐसे माहौल में एक नेता खड़ा होता है, हिंदुस्तान की जनता को पुकारता है और कहता है कि हमें लड़ना होगा इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। अब दिखाया गया है कि देश के प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी जी से कह रहे हैं कि आप इस तरह से इमरजेंसी नहीं लगा सकती बिना परमिशन लिए, और इंदिरा गांधी जी कह रही है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। इसका मतलब यह है कि
फिल्म में दिखाया गया है कि उस वक्त इंदिरा जी ने जो भी किया था वो सब इल्लीगल था, कुछ भी सही नहीं था। इंदिरा जी ने वही किया था जो उनकी मर्जी में आया था, उन्होंने किसी की नहीं सुनी थी। अब पूरे देश में एक जगह श्रेया तलपड़े ने वाजपेयी जी का रोल किया है और वो जेल में बंद है, और कह रहे हैं कि किसने ऐसा सोचा था कि एक दिन देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र का गला घोट दिया जाएगा। बीच बीच में कंगना दीदी आती रहती है, डायलॉग्स बोलती रहती है इंदिरा गांधी जी के स्टाइल में। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि भाई अगर आप इंदिरा जी का रोल प्ले कर रही हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको इंदिरा जी के स्टाइल में डायलॉग्स बोलने की जरूरत क्या थी? कंगना जी को इंदिरा जी की तरह एक्टिंग करते हुए, इंदिरा जी की तरह डायलॉग्स बोलते हुए देखकर हंसी आ जाती है, जबकि वो सीरियस डायलॉग्स है। तो अगर पब्लिक को आपको देखकर पहले ही हंसी आ जाएगी, पब्लिक आपको सीरियस लेगी ही नहीं, तो फिर फिल्म कैसे चलेगी? दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस फिल्म की यह है कि सारी दुनिया को पता है कि कंगना बीजेपी की सांसद है, कंगना इंदिरा गांधी जी के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है। तो सारी दुनिया को पता है कि फिल्म में इंदिरा जी को गलत ही दिखाया गया होगा। तो जब पहले ही आपने दुनिया को यह बता दिया है कि इंदिरा जी गलत थी और यह फिल्म इंदिरा जी के खिलाफ है, तो फिर कोई भी इस फिल्म को देखने क्यों जाएगा? कंगना ने ही इस फिल्म को लिखा है, कंगना ने ही इस फिल्म का डायरेक्शन किया है, कंगना ने ही इस फिल्म में मेन भूमिका अदा की है, और कंगना ने ही इस फिल्म की कास्टिंग की है, कंगना ने ही इस फिल्म की एडिटिंग की है, और कंगना ही इस फिल्म की मार्केटिंग कर रही है। कहने का मतलब यह है कि एक तरह से कंगना भी वही कर रही है जो दूसरी तरफ सोनू सूद कर रहा है। सोनू सूद की भी फिल्म आने वाली है फतेह, उसका भी सब कुछ सोनू सूद ने किया है, और इमरजेंसी का भी सब कुछ कंगना ने ही किया है। ये दोनों ही लोग ऐसा मानते हैं कि इनसे ज्यादा बॉलीवुड में कोई दूसरा कुछ जानता ही नहीं है। जो ये कर सकते हैं वो कोई भी दूसरा आदमी कर ही नहीं सकता, और बस इन दोनों की फिल्मों के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ना ही तो कंगना बेचारी बहुत अच्छी राइटर है, ना ही बहुत अच्छी डायरेक्टर है, लेकिन हाँ एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। लेकिन एक्टिंग वो तब कर पाती अगर कोई और डायरेक्टर होता, उसको बताता कि मैडम जो आप कर रही हो वो गलत है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। अब कंगना क्योंकि डायरेक्टर खुद थी, तो कंगना की जो मर्जी आया उसने कर दिया। यही वजह है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें कंगना सही से एक्टिंग भी नहीं कर पा रही है। एक बहुत बड़ी कंपनी है इज माई ट्रिप, उसके ओनर है निशांत पिट्टी, और उनकी मां रेनू पिट्टी जी इस फिल्म की निर्माता है। इस फिल्म के बारे में जो मुझे लगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जिस दिन फिल्म रिलीज होगी उस दिन देखा जाएगा कि भाई पब्लिक मेरी बात से इत्तेफाक रख रही है या पब्लिक अलग से सोच रही है, और इस फिल्म को बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग मिल रही है। बॉलीवुड में एक 24 आवर्स मिठाई बांटने वाली एक्ट्रेस है जिसका नाम है वामिका गोभी। ये लड़की बटले वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन की भी हीरोइन थी। आपको पता ही है कि बेबी जॉन कितनी बड़ी डिजास्टर हुई। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले वामिका गोभी ऐसा दिखा रही थी कि इस फिल्म के रिलीज होते ही शायद ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी। जब इस फिल्म का प्रमोशन हो रहा था बेबी जॉन का, उस वक्त वामिका गोभी ने कहा था कि ये इतनी कमाल की फिल्म है कि ऐसी फिल्म इसने अपने जीवन में पहले कभी देखी ही नहीं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो इसके जीवन की सबसे बेस्ट फिल्म थी वो कितनी बड़ी डिजास्टर हुई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बेचारी को फिल्मों के बारे में कितना पता है। ये भी आप लोग जानते हैं कि जो साउथ के निर्माता हैं आज की तारीख में उनको बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है। वो कोई भी फिल्म अपने एरिया के लिए बनाते ही नहीं है, वो सारी फिल्में पैन इंडिया बना रहे हैं। तो एक ऐसी ही पैन इंडिया फिल्म बन रही है जिसका नाम है G2, और उसमें हीरोइन का रोल मिला है वामिका गोभी को, और इसमें विलन का रोल कर रहा है महाफ्लॉप इमरान हाशमी। वही इमरान हाशमी जो कुछ सालों पहले अपने आप को सुपरस्टार कहा करता था, वही खुद नहीं बल्कि बॉलीवुड भी उसको सुपरस्टार कहा करता था। और मैं उसी वक्त बॉलीवुड वालों से कह रहा था कि भाई साहब इसका डिजास्टर होना तय है, फ्लॉप होना तय है, क्योंकि इस लड़के में एक भी गुण नहीं है हीरो बनने का। मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि जो साउथ की फिल्में हैं उनमें कास्टिंग काउच नहीं होता, बल्कि ओपनली बताया जाता है कि देखो मैडम, हम आपको इस फिल्म में मेन लीड भूमिका में ले रहे हैं, आपको ये हीरो है इसके साथ भी करना पड़ेगा।
ये निर्माता है, इसके साथ भी करना पड़ेगा, ये डायरेक्टर है, इसके साथ भी करना पड़ेगा, और ये बात बाकायदा एग्रीमेंट में लिखी जाती है। तो जो कंगना दीदी बॉलीवुड के बारे में बताती है वो साउथ की इंडस्ट्री के सामने 5% भी नहीं है, क्योंकि साउथ में कहानी की बात बाद में होती है, फिल्म की बात बाद में होती है, पहले मिठाई की बात होती है, मिठाई का डिस्कशन होता है और उसको बाकायदा एग्रीमेंट में लिखा जाता है। ये तो आप जानते हैं कि काले होठों वाले माल के बहुत बड़े शौकीन बटले शाहिद कपूर की फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है देवा। इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है जिसमें दिखाया गया है कि शाहिद कपूर माल लेकर किस तरह से पागल हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म का निर्माता है विद्या बालन का हस्बैंड। विद्या का हस्बैंड बहुत सालों से इस फिल्म को बनाने की कोशिश कर रहा था, ये फिल्म बन नहीं पा रही थी। फाइनली उसने किसी तरह जी के साथ हाथ मिलाया और इस फिल्म को बनाया, लेकिन अब जी वालों ने इस फिल्म के पीएनए पर खर्चा करने से मना कर दिया है। जी वालों ने सिद्धार्थ रॉय कपूर से कहा है कि भाई साहब पीएनए का पैसा आप खुद खर्च कीजिए, क्योंकि जो पैसा हमने इस फिल्म पर लगा दिया है हमें लग रहा है कि वो पैसा भी वापसी नहीं आने वाला, तो हम और एक पैसा भी इस फिल्म पर खर्चा नहीं करेंगे। यही वजह है कि सिद्धार्थ रॉय कपूर मार्केट में घूम रहा है और 20-25 करोड़ रुपए उधार लेने की कोशिश कर रहा है इस फिल्म को रिलीज करने के लिए। कुछ सालों पहले साउथ में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम है मुंबई पुलिस, उसी फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है देवा। और ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि इस फिल्म में शाहिद कपूर एक गे का रोल कर रहा है। फिल्म की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं पता है कि ये आदमी गे है, फिर पुलिस में किसी एक को पता चल जाता है कि ये गे है, ये उसका मर्डर कर देता है अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही थिन लाइन है। अब इस पर 2.5 घंटे की फिल्म बन सकती है, ये फिल्म को देखकर ही पता चलेगा। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया है। हालांकि आरजीवी ने सच बोला है, लेकिन कुछ लोग इसको कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं। आरजीवी ने कहा है कि जो श्रीदेवी थी वो एक बहुत ही महान एक्ट्रेस थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस थी, और उसकी बेटी जानवी कपूर, जिसको बार बार ये दिखाया जाता है कि ये तो श्रीदेवी जैसी है, श्रीदेवी जैसी वो लड़की नहीं है, वो श्रीदेवी की 5% भी नहीं है। आरजीवी ने कहा है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी जानवी कपूर के साथ काम नहीं करूंगा, क्योंकि ना ही वो मुझे अच्छी एक्ट्रेस दिखती है, ना ही वो मुझे सुंदर दिखती है, और मैं आरजीवी के साथ इत्तेफाक रखता हूं। जानवी कपूर श्रीदेवी जी की इवन 2% भी नहीं है। तो अगर मीडिया वाले पैसे खाकर दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जानवी कपूर श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेस है, तो ये झूठ है, मक्कारी है। फाइनली एक्ट्रेस धनश्री और क्रिकेटर चहल ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि उन दोनों का डिवोर्स हो गया है। जब इन दोनों ने शादी की थी मैंने उसी वक्त कहा था कि भाई साहब इन दोनों की शादी नहीं चल सकती, क्योंकि चहल बेचारा एक झिंगूर जैसा लड़का है और धनश्री सुंदर लड़की है, तो वो इस झिंगूर जैसे लड़के के साथ जिंदगी क्यों बिताएगी। बताया जा रहा है कि धनश्री ने तकरीबन 60 करोड़ रुपए मांगे हैं चहल से डिवोर्स के बदले में। कहने का मतलब यह है कि धनश्री की लाइफ सेट हो गई है, अब वो कितने भी बॉयफ्रेंड्स रखे, कहीं भी ऐश करे, कहीं भी घूमे, पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली किसी भी अमीर लड़की से शादी करने का यही फायदा है कि डिवोर्स लो, पैसे लो और ऐश करो, जिंदगी भर बात खत्म। अगर आपको याद हो तो बिग बॉस में एक लड़की थी कशिश, उसने भी बिग बॉस में यही कहा था कि भाई मैं तो बाहर निकलकर किसी एक अमीर लड़के से शादी करूंगी, 1-2 साल के बाद डिवोर्स ले लूंगी, फिर जिंदगी भर ऐश करूंगी। तो एक्चुअली ये नया बिजनेस चालू हो गया और बहुत बढ़िया बिजनेस है। और मैं यहां आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे ही इन दोनों की डिवोर्स की खबर आई, वैसे ही 2 दिन के बाद चहल को देखा गया एक लड़की के साथ एक होटल की लॉबी में, और जो धनश्री है वो भी अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ खुल्लम खुल्ला घूम रही है। यानी कि दोनों पहले से ही तैयार थे कि डिवोर्स के बाद इन्होंने ऐश करनी है। अक्षय कुमार की एक हॉरर फिल्म बन रही है भूत बंगला, जिसकी शूटिंग चालू हो गई है, और स्त्री 3 का हीरो भी अक्षय कुमार ही है। यानी कि अक्षय कुमार 2 से 3 भूतिया फिल्में कर रहा है जो 2025 और 26 में रिलीज होंगी। बॉलीवुड में एक पुराने जमाने का सिंगर है, महाफ्लॉप है आज की तारीख में, जिसका नाम है अभिजीत भट्टाचार्य। और क्योंकि इस बेचारे के पास कोई काम नहीं है, ठीक विवेक ओबेरॉय की तरह, तो ये भी विवेक की तरह डेली इंटरव्यू देता है। बॉलीवुड में ये नया
फैशन निकल गया है कि जिसके पास कोई काम नहीं है वो डेली इंटरव्यू देता है। तो अभिजीत ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि एक्चुअली मैंने कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से आज मेरे पास काम नहीं है, मैं घर पर बैठा हुआ हूं। एक जमाना वो था जब मैं शाहरुख खान के लिए गाने गाया करता था और किसी और हीरो के लिए मैं गाना ही नहीं चाहता था। अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर मुझे किसी और हीरो के लिए गाना गाने के लिए बुलाता था तो मैं झूठ बोलता था, कभी कुछ बहाना बना देता था, कभी कहता था कि बस पहुंच रहा हूं, आ रहा हूं, और कभी स्टूडियो जाता ही नहीं था। अभिजीत का कहना यह है कि मैं बहुत ज्यादा घमंडी हो गया था और यही वजह है कि आज उसका भुगतान मैं कर रहा हूं। आज मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरा करियर खत्म हो गया है। तो एक तरह से अभिजीत ने दुनिया को बताया है कि जब आपका अच्छा काम चल रहा हो उस वक्त आपको घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप घमंड करोगे तो फिर एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। अभिजीत का ऐसा कहना है कि अगर मैंने ये गलती ना की होती तो आज मेरा करियर चल रहा होता, आज मैं गाने गा रहा होता। आज की तारीख में बॉलीवुड में दिनेश विजन को एक बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है। यही वजह है कि सभी हीरो को उसी की फिल्म करनी है। किसी भी हीरो से पूछो वो कहेगा मुझे दिनेश की फिल्म करनी है। एक वक्त ऐसा था जब सभी हीरो एकता कपूर की फिल्म करना चाहते थे। एक वक्त वो भी था जब सभी को सुभाष घई की फिल्म करनी थी। एक वक्त वो भी था जब सभी को करण जौहर की फिल्म करनी थी। तो बॉलीवुड में ये अच्छा बुरा टाइम आता जाता रहता है। तेलुगु फिल्मों की एक फेमस हीरोइन है श्रीलीला, बहुत ही बढ़िया डांस करती है। उसको दिनेश विजन के ऑफिस में देखा गया इब्राहिम के साथ, यानी कि सैफ अली खान के बेटे के साथ। बताया जा रहा है कि ये दोनों एक फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये दिनेश विजन की एक बहुत बड़ी गलती है। जबकि श्रीलीला ऑलरेडी तेलुगु फिल्मों की एक फेमस एक्ट्रेस है और इब्राहिम को बॉलीवुड में लॉन्च किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की जोड़ी किसी भी तरह फिट होती है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये दोनों एक साथ अच्छे लगेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इब्राहिम के साथ किसी बड़े एक्टर की लड़की को लॉन्च किया जाना चाहिए था। जैसे कि मैंने कहा कि श्रीलीला एक बहुत ही कमाल की डांसर है और इब्राहिम सैफ का बेटा है, तो कैसा डांस करेगा आप खुद ही समझ लो। तो जब इब्राहिम श्रीलीला के साथ श्रीलीला की तरह डांस कर ही नहीं पाएगा तो फिर इन दोनों को एक साथ लेने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। बॉलीवुड में एक डायरेक्टर है जिसका नाम है आनंद एल रॉय। ये बेचारा धनुष के साथ हर 2-3 साल के बाद एक फिल्म बनाता ही रहता है। अब आनंद जी धनुष के साथ एक फिल्म बना रहे हैं तेरे इश्क में। नाम से ही पता चलता है कि ये एक लव स्टोरी होगी और इसमें म्यूजिक दे रहे हैं ए.आर. रहमान साहब। इससे पहले भी ए.आर. रहमान आनंद की कई फिल्मों में म्यूजिक दे चुके हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या आज की तारीख में ए.आर. रहमान अच्छा म्यूजिक दे पाएगा? क्या वाकई ही वो वक्त है कि जब ए.आर. रहमान का म्यूजिक सुना जाएगा? जबकि आज की तारीख में बादशाह, हनी सिंह, ए.पी. ढिल्लन जैसे वाहियात सिंगर पब्लिक की चॉइस हैं। अगर आज की तारीख में पब्लिक को इन बेसुरे पंजाबी सिंगरों के गाने अच्छे लग रहे हैं तो वो ए.आर. रहमान के गाने कैसे सुनेंगे? काफी दिनों से ये बात चली आ रही है कि क्रिश 4 बनने वाली है और इस फिल्म के निर्माता होंगे ऋतिक के फादर राकेश रोशन जी। लेकिन मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि इस फिल्म का बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो इस फिल्म के बनने की राह में बहुत बड़ा रोड़ा है। राकेश रोशन जी पुराने जमाने के फिल्म मेकर हैं। उन्होंने कभी भी कोई फिल्म कॉर्पोरेट हाउस के साथ नहीं बनाई। उन्होंने आज तक जितनी फिल्में भी बनाई है वो हमेशा अपने पैसे लगाकर बनाई हैं। यानी कि राकेश जी का वो नेचर ही नहीं है कि वो कॉर्पोरेट के ऑफिस में बैठे हुए लौंडों की बातें सुन सके। वो लौंडे जिनको फिल्मों के बारे में ABCD कुछ भी नहीं पता, वो लौंडे जो पता नहीं कहां से पढ़कर आए हैं और इन कॉर्पोरेट हाउस वालों ने उनको रख लिया है खुद को बर्बाद करने के लिए। दूसरी वजह है इस फिल्म का भारी भरकम बजट। इस फिल्म का बजट होगा मिनिमम 400 करोड़। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऋतिक की मैक्सिमम रिकवरी है 200 करोड़ और वो भी तब जबकि ऋतिक की फिल्म हिट हो। तो अगर कोई कॉर्पोरेट हाउस बिना इंटरफेयर के इस फिल्म को बनाने के लिए राजी हो भी जाए तो कोई भी कॉर्पोरेट हाउस 400 करोड़ ऋतिक की फिल्म पर कैसे लगाएगा जबकि उसकी रिकवरी ही 200 करोड़ है। यानी कि फिल्म के शुरू होने से पहले ही 200 करोड़ का नुकसान। और जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो इस तरह से फिल्म नहीं बनाते कि भाई ये फिल्म बहुत ही कमाल की होगी, बहुत ही चलेगी। उनकी सीधी कैलकुलेशन होती है कि भाई इतना पैसा लग रहा है, इतना पैसा रिटर्न आ रहा है, कितने का नुकसान है, कितने का फायदा है। तो अगर कॉर्पोरेट की कैलकुलेशन के हिसाब से इस फिल्म को देखा जाए तो टेबल पर नुकसान है।
तो यही वजह है कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस इसमें 400 करोड़ लगाने के लिए राजी नहीं होगा। और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि राकेश जी अपने 400 करोड़ खर्च करके इस फिल्म को बनाएंगे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये फिल्म कभी नहीं बनेगी, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि महावाहियात डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने फिर से काले होठों वाले एक्टर शाहिद कपूर को साइन कर लिया है एक फिल्म के लिए। इस फिल्म के निर्माता हैं साजिद नडियाडवाला। इस फिल्म की जल्दी ही शूटिंग चालू होने वाली है और ये फिल्म इसी साल एंड में रिलीज होने वाली है। तो मैं अभी से आप लोगों को वार्निंग दे देता हूं कि एक वाहियात फिल्म के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। अमिताभ बच्चन साहब की बेटी का बेटा लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है अगस्त्यानंदा। जो इस लड़के की पहली फिल्म आई थी वो सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। अब ये लड़का एक और फिल्म में काम कर रहा है जिसका नाम है 21। इसका डायरेक्टर है श्रीराम राघवन, जो बहुत बड़ा क्रेजी इंसान है। इतना बड़ा क्रेजी इंसान है कि उसको झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस फिल्म में एक लड़की को लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है सिमर भाटिया, जो अक्षय कुमार की भतीजी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पब्लिक इस लड़की को फिल्मों में देखना पसंद करेगी या पब्लिक इसको भी एक नेपो किड मानकर रिजेक्ट कर देगी। मैंने भी फोटो देखे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि लड़की सुंदर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की बड़ी हीरोइन बन सकती है। ऋतिक ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो डाली जिसमें शर्ट नहीं पहनी हुई है, बॉडी दिखा रहा है। और ये फोटो देखते ही प्रीति जिंटा को पुराना वक्त याद आ गया भाई साहब। प्रीति जिंटा ने इस फोटो के नीचे लिखा, वाओ हाय, पुराना वक्त याद आ गया। मैंने बताया ना आपको, प्रीति ने एक फॉरेनर से शादी की है नाम के लिए, क्योंकि इंडिया में तो कोई आदमी था नहीं जो उस बेचारी के साथ शादी कर लेता। तो वो फॉरेनर तो बेचारा अमेरिका में रहता है और प्रीति ज्यादातर इंडिया में रहती है। तो प्रीति को अपने पुराने दोस्तों की याद आती ही रहती है। तो जब प्रीति ने ऋतिक की एक बढ़िया सी फोटो देखी, वो भी बिना शर्ट के, तो जाहिर सी बात है पुराना टाइम याद आना ही था। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुदकुशी कर ली थी। बुढ़ऊ भाई की एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है भगंदर, और इस फिल्म में बुढ़ऊ भाई एक्शन कर रहा है। वही बुढ़ऊ भाई जिसका पेट इतना बड़ा है, जरा देख लीजिए। वही बुढ़ऊ भाई जो आज की तारीख में सही से उठ बैठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, एक्शन करना तो बहुत दूर की बात है। इस फिल्म का आखिरी शेड्यूल 10 जनवरी से मुंबई में चालू होगा और इस शेड्यूल के बाद यह फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि यह फिल्म ईद पर रिलीज होने वाली है, और जब यह फिल्म ईद पर रिलीज होगी तो मेरा कमाल का रिव्यू आएगा जिसको आपको देखना ही पड़ेगा भाई साहब। कोई चॉइस ही नहीं होगी आपके पास देखने के अलावा। बात समझ रहे हो? आप सभी जानते हैं बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी सना खान, जिसने एक फ्रॉड मुल्ले से शादी कर ली, एक बच्चा हो चुका था, अब बेचारी को सेकंड बच्चा भी हो गया है। यानी कि इस मुल्ला ने इस बेचारी को बच्चों की मशीन बना दिया है। और भाई साहब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जितने भी मुल्लाओं को जानता हूं वो सारे एक नंबर के क्रेजी हैं, सबके 8-8 10-10 बच्चे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। मुझे पूरा यकीन है कि इस काले पीले फ्रॉड मुल्ला को सना खान ज्यादा दिनों तक झेल नहीं पाएगी। डिवोर्स पक्का है, गारंटी है, मैं लिख करके दे सकता हूं। कसम उस कमाल के ड्राइवर की जिसने रात को सड़क पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसका आज तक पता नहीं चला कि कौन था। भाई साहब बुढ़ऊ भाई बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है आज की तारीख में बेचारा। एक छोटे मोटे गुंडे ने बुढ़ऊ भाई का जीना हराम कर दिया है जो जेल में बंद है। उस गुंडे ने बुढ़ऊ भाई को धमकी दी हुई है और बुढ़ऊ भाई इस कदर डर चुका है कि जो उसके घर में विंडोज हैं उनको भी बुलेट प्रूफ बनवाया है। अब मेरी समझ में यह नहीं आता कि पब्लिक उस बुढ़ऊ को 100 गुंडों के साथ लड़ते हुए कैसे देखेगी, जो एक गुंडे से इतना डरा हुआ है कि घर में बाथरूम में बैठकर कांपता रहता है। अपने खुद के घर में आराम से बैठ नहीं सकता, खाना नहीं खा सकता, आराम से सो नहीं सकता। मुझे बताइए, अगर एक ऐसा आदमी दोस्तों, अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।